यह कहानी है सुखपुरम गांव की। वहाँ एक पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित हरिदास। हरिदास जी थोड़ा मूर्ख थे, परंतु उनकी पत्नी राधा बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहता था, सेठ रामलाल, जो अपनी धूर्तता के कारण गांव के लोगों को अक्सर ठगता रहता था। ये लो घास और पैसे, ये घास गाय को डाल देना और ये पैसे लाला को दे देना। वह मैं कल कुछ राशन उधार लाई थी ना, तो ये उसी के पैसे हैं। मैंने जो कहा वो समझ गए ना? ये घास गाय को देना है और ये पैसे लाला को देना है। हाँ हाँ, भाग्यवान, मैं सब समझ गया। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित हरिदास घर से निकल जाता है। पर पंडित हरिदास एक नंबर का भुलक्कड़ और मूर्ख व्यक्ति था। राधा ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था यह पैसे गाय को देना है और यह घास लाला को देना है। पंडित हरिदास पैसों को गाय की चारे की टोकरी में डाल देता है और घास को अपने साथ लेकर लाला की दुकान की ओर निकल पड़ता है। लाला जी, यह लीजिए आपकी घास। अरे मेरी कौन सी घास है? मैंने कब तुमसे घास मंगाई? अरे आप ही ने तो मंगाई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि लाला जी को घास देनी है। अरे तुम्हारी पत्नी ने घास नहीं बल्कि पैसे देने को कहा होगा। कल वह मुझसे कुछ सामान उधार ले गई थी, उसी के पैसे देने को कहा होगा राधा जी ने। लाओ, मुझे मेरे पैसे दो। नहीं लाला जी, मुझे ठीक से याद है, आपको घास ही देनी है। यह लीजिए अपनी घास और दीजिए मुझे इसके पैसे। मैं इस घास के पैसे दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला मैं इस घास का क्या करूंगा? लाला जी, यह तो आपको पता होगा ना, घास तो आपने मंगाई है, मैं कैसे जान सकता हूं? अरे भाई, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग पका रहे हो? मैंने कोई घास नहीं मंगाई है। ये अपनी घास लेकर जाओ यहां से। नहीं लाला जी, यह घास अपने ही मंगाई है और आपको ही लेनी होगी। अरे लाला जी, हमें भी सामान दे दो, कब से खड़े हैं। देखो पंडित, ये मेरी घास नहीं है, तुम इसे यहां से ले जाओ। नहीं लाला जी, ये आपकी ही घास है। मैं इतनी दूर से आपके लिए घास लेकर आया हूं और मेरी पत्नी ने कहा था कि आपको यह घास देनी ही है, तो आप यह घास रखिए और मुझे इसके पैसे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था जो इस मूर्ख से पाला पड़ा है? ऐसे तो मेरी सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। सारे ग्राहक लाइन में लगे हैं। अच्छा ठीक है, ये लो पंडित, तुम्हारे इस घास के पैसे, और यह अपना घास भी ले जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं लाला जी, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं मुफ्त की कोई चीज नहीं लेता। यह घास आप अपने पास रखिए, मैं बस यह पैसे ले जा रहा हूं। राधा, ये लो पैसे। ये कैसे पैसे हैं? और जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वह तुमने लाला जी को दे दिए ना? अरे लाला जी ने ही तो दिए ही है पैसे। जो तुमने घास दिए थे ना, मैंने वह लाला जी को दे दिए और बदले में उन्होंने मुझे यह पैसे दिए। बड़ी मुश्किल से उनसे पैसे लिए हैं, देने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। वह घास तुमने लाला जी को दे दी, तो पैसों का क्या किया? पैसे तो मैंने गाय को खिला दिए। है भगवान, मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने इनको किसी काम के लिए कहा। अरे पैसे भी कोई गाय को खिलाता है क्या? गाय पैसे नहीं घास खाती है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आखिर गाय वह नोट को कैसे खाएगी और उतने से नोट में उसका पेट कैसे भरेगा? हे भगवान, मैं क्या करूं इस इंसान का? इससे अच्छा तो शाम को वक्त निकालकर मैं ही लाला जी को पैसे दे आती। दोस्तों, गांव के पंडित हरिदास की जीवन की एक झलक तो आपने देख ली। अब हम आपको इस गांव की लालची सेठ की घर की एक झलक दिखाते हैं। एक हफ्ता होने को आ गया, अभी तक मेरे हाथ में गांव का कोई मूर्ख नहीं लगा जिसे मैं अपनी बातों की माया जाल में फंसाकर मूर्ख बनाकर उसे ठग सकूं। चलो गांव में थोड़ा ब्यौरा करके आते हैं, आखिर कौन बनेगा मेरा अगला शिकार।
अरे शंकर प्रसाद, तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। कहाँ रहते हो आजकल? और मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी मायके चली गई है। हाँ रामलाल, बिल्कुल सही सुना है तुमने। वह उसके मायके में उसके भाई की शादी थी, तो वह वहीं गई हुई है। तो तुम नहीं गए अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल? नहीं, मैं नहीं गया। मरना है क्या उसके साथ जाकर? सारे दिन तो यहाँ घर में परेशान करती रहती है। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। अगर मायके में लेकर चली गई तो सारा दिन बस मायके का काम कराती रहेगी। इसलिए मैं नहीं गया। और वैसे भी वो घर पर नहीं है तो मुझे कोई रोक टोक भी नहीं करता। बस आराम से रात में सोता हूँ और दिन में यहाँ अपने यार दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाने ने आ जाता हूँ। अच्छा, तो खाना कौन बनाता है तुम्हारे घर जब बीवी ही मायके गई है तो? हाँ, बस खाने की ही तो दिक्कत है। वह नहीं है तो बाहर से खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है। इसीलिए 2-3 दिन बाद ही उसको वापस ले आऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जब तक तुम्हारी बीवी मायके से घर नहीं आ जाती, तुम मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। मेरी बीवी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मैं तुम्हें तीनों टाइम स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। जैसे सुबह के खाने में मटर पनीर की सब्जी, उसके साथ रायता और गर्मा गर्म पूरियां खिलाऊंगा। दोपहर के समय मूंग दाल का हलवा और रात में बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी लस्सी। क्यों, बोलो कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? यह रामलाल बहुत ही चालाक इंसान है। अभी तो इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन के नाम बता रहा है। अगर इसके घर 2 दिन भी खाना खा लिया तो मेरे घर में जितना हम पूरे महीने में खाने में पैसे लगाते हैं, वह सारे पैसे मुझे इसको केवल 2 दिन के खाने के लिए देने पड़ेंगे। न बाबा ना, इसके घर खाने से अच्छा मैं यहां बाहर ना खा लूं। नहीं रामलाल, अभी पिछले बीते कुछ दिनों से मेरा पेट बहुत खराब चल रहा है, तो तुम्हारे घर का इतना स्वादिष्ट खाना मेरा पेट हजम नहीं कर पाएगा। हकीम साहब ने मुझे केवल खिचड़ी खाने की सलाह दी है, वह तो मैं यही खा लेता हूं। यही पास में जो काका का ढाबा है, मैं तो उन्हीं के यहां पर खिचड़ी खाता हूं। 20 रुपए में बहुत अच्छा खासा पेट भर जाता है और पेट भी खराब नहीं होता इतना हल्का खाना खाने से। लगता है यह शंकर प्रसाद बहुत ही चालाक इंसान है। यह ऐसे मेरे झांसे में नहीं आएगा। चलो किसी और को ही अपना अगला शिकार बनाता हूं। जब सेठ रामलाल गांव का पूरा ब्यौरा करने निकलता है तो वे देखता है एक पेड़ के नीचे कुछ गांव के व्यक्ति बातें कर रहे होते हैं और उन व्यक्ति में एक व्यक्ति होता है पंडित हरिदास। अरे मैं इस मूर्ख पंडित हरिदास को कैसे भूल गया। आखिर गांव का सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। यह मेरी नजरों से कैसे बच गया। अब यही बनेगा मेरा अगला शिकार। ऐसा सोचकर सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ रामलाल ने पंडित हरिदास को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि पंडित की मूर्खता का फायदा उठाकर उसे ठगना आसान होगा। सेठ ने पंडित हरिदास को अपने घर बुलाया और कहा, पंडित जी, आप तो हमारे गांव के ज्ञानी पुरुष हैं। मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मेरे पास एक अनमोल रत्न है जिसे मैं बेचना चाहता हूं, परंतु मुझे इसकी सही कीमत नहीं पता। क्या आप इसकी कीमत बता सकते हैं? पंडित हरिदास ने बिना सोचे समझे कहा, सेठ जी, मैं तो रत्नों की पहचान नहीं करता, परंतु मेरी पत्नी राधा इस मामले में बहुत जानकार है। मैं उसे लेकर आता हूं। हाँ, क्यों नहीं। जाओ जाओ, तुम अपनी पत्नी को भी ला सकते हो। मैं भी तो देखूं उसे कितनी रत्न की पहचान है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पंडित की पत्नी भी क्या कर लेगी? वह भी एक साधारण गृहिणी ही है। मैं अपने अभिनय और झूठी बातें करके उसे भी बेवकूफ बना दूंगा। फिर यह रत्न बेचकर मैं मोटी रकम कमा लूंगा और पंडित को तो समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित हरिदास अपने घर लौटकर राधा से कहता है, राधा, सेठ रामलाल के पास एक अनमोल रत्न है। उसने मुझे उसकी कीमत बताने को कहा, परंतु मैंने उससे कह दिया कि तुम इस मामले में जानकार हो। सेठ रामलाल बहुत धूर्त और चालाक आदमी है। उसने जरूर कुछ चाल चली होगी। तुम उसे हमारे घर बुलाओ और रत्न को यहाँ दिखाने को कहो। पंडित हरिदास वापस सेठ रामलाल के घर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी कहती है कि वह रत्न को हमारे घर पर देखना चाहती है। आप रत्न लेकर हमारे घर आइए।
सेठ रामलाल ने सोचा कि अब तो पंडित हरिदास पूरी तरह फंस चुके हैं। वह रत्न लेकर पंडित हरिदास के घर पहुंचा। पंडिताइन जी, यह है वह अनमोल रत्न। कृपया इसकी सही कीमत बताएं। राधा उस अनमोल रत्न को अपने हाथ में लेती है और उसको दीवार पर रगड़ती है। उस रत्न को रगड़ते ही राधा समझ जाती है कि यह रत्न नकली है। इसके बाद वह सेठ रामलाल को यह बताती है। सेठ जी, ये तो नकली रत्न है। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब ये अनमोल रत्न तुम्हारे हाथ में आ गया तो ये नकली हो गया। लाओ मेरा रत्न मुझे वापस करो। ये लीजिए सेठ जी आपका रत्न। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये नहीं, वह दूसरा रत्न जो मैं तुम्हारे पति को दिया है वह वापस करो। सेठ जी, आपने तो मुझे कोई रत्न नहीं दिया। यह एक ही रत्न था जिसकी आप मुझसे कीमत पूछ रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे कोई रत्न नहीं लिया। अच्छा, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी चाल को। तुमने वह रत्न छुपा दिया है और पैसे देने का वक्त आया तो तुम मेरे इस रत्न को नकली बता रहे हो। तुम दोनों अभी के अभी मुझे मेरा रत्न वापस करो या उसके पैसे। किस बात के पैसे सेठ जी? जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपका रत्न नहीं लिया है तो उनके पास भला आपका रत्न कैसे आएगा? और अगर हमने आपका रत्न लिया ही होता तो वह हमारे पास ही होता ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम भी इसमें अपने पति के साथ मिली हुई हो। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अब लगता है इसका फैसला पंचायत को ही करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों की शिकायत पंचायत में लगाऊंगा कि किस तरह तुमने मेरे रत्न की चोरी करी। यह बात अब पंचायत तक पहुंच जाती है। पंडित हरिदास, तुमने सेठ रामलाल का कोई रत्न लिया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो रत्न नहीं है। नहीं सरपंच जी, मैंने सेठ रामलाल से कोई रत्न नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन्होंने मुझे बस उस रत्न की कीमत पूछी थी और मैंने उन्हें यही कहा था कि मुझे रत्नों की पहचान नहीं, मेरी पत्नी को ज्यादा पहचान है। नहीं सेठ जी, पूरा गांव जानता है कि यह पंडित हरिदास एक नंबर का मूर्ख और भुलक्कड़ इंसान है। इस पंडित ने मुझसे वह रत्न लिया था और मुझसे कहा था कि इसके पैसे घर पर आकर ले लेना। जब मैं पैसे लेने इनके घर गया तो इन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि इन्होंने कोई रत्न नहीं लिया है। नहीं सरपंच जी, यह सेठ रामलाल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि यह सेठ रामलाल जी खुद हमारे घर चलकर आए थे अपने रत्न की कीमत लगाने। और जब मैंने कहा कि इनका रत्न नकली है तो यह कहते हैं कि मेरे पति ने इनसे और रत्न लेकर कहीं छुपा दिए हैं। लेकिन सरपंच जी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ये थोड़े नादान और भुलक्कड़ जरूर है, पर ये कभी चोरी नहीं कर सकते। ये सब इस सेठ रामलाल की चालाकी है। वैसे भी गांव के हर एक व्यक्ति को पता है सेठ रामलाल की चालाकी के बारे में। अच्छा रामलाल, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रत्न कैसा था? क्या उस रत्न जैसा और रत्न है तुम्हारे पास? नहीं सरपंच जी, एक ही रत्न था मेरे पास जो इस हरिदास ने ले लिया है। तो ठीक है, अब इसका फैसला पंचायत ही करेगी। जैसा कि सेठ रामलाल का कहना है कि उनके पास एक ही रत्न था जो कि पंडित हरिदास ने चोरी कर लिया है। अब तुम दोनों के घरों की छानबीन की जाएगी। जिसके घर से वह रत्न बरामद किया जाएगा वही असली चोर है। यह सुनकर सेठ रामलाल घबरा जाता है। अरे ये तो उल्टा पड़ गया। राधा तो बहुत ही चतुर और समझदार निकली। रत्न तो मेरे पास ही है और मैंने उसे घर पर रखा है। अगर मेरे घर की छानबीन हुई तो वह रत्न जरूर सबके सामने आ जाएगा और सबको मेरा सच पता चल जाएगा। काश मैं उस रत्न को कहीं बाहर छुपा दिया होता। अब मैं क्या करूं? अगर सच सबके सामने आ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सरपंच जी, जाने दीजिए। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वैसे भी मेरा एक रत्न लेकर यह कौन सा रातों रात अमीर हो जाएंगे। मैंने इन्हें माफ किया। सरपंच जी, मुझे इनके घर से कोई तलाशी नहीं चाहिए। नहीं सरपंच जी, अब तो आप तलाशी ले ही लीजिए। हम एक इज्जतदार लोग हैं, भले ही कम कमाते हैं लेकिन हम ईमानदारी की रोटी खाते हैं। वैसे भी यह चोरी का इल्जाम लेकर हम चैन से सो भी नहीं पाएंगे। अब तो आप इसकी छानबीन कर ही लीजिए। दोनों की घर की छानबीन होती है और आखिरकार वही होता है जो सत्य है। सेठ रामलाल के घर से रत्न बरामद हो जाता है और जब रत्न की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि यह रत्न नकली हैं। रामलाल,
मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतने पैसे वाले होकर भी तुम इन बेचारे भोले भाले लोगों को परेशान करते हो, उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे करते हुए? जो तुमने किया है अब इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, और इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन का 1/4 हिस्सा हरिदास को देना होगा। इस तरह से रामलाल का चेहरा सारे गांव वालों के सामने आ जाता है और रामलाल अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है। राधा, तुम्हारी चतुराई ने हमें बचा लिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया था कि सेठ हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। सच में तुम्हारी समझदारी की मैं प्रशंसा करता हूं। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तुम जैसी पत्नी का साथ पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। हरिदास जी, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सेठ रामलाल जैसा धूर्त इंसान कभी भी किसी को ठगने से बाज नहीं आता। हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से ही ऐसे लोगों से बचना होगा।